देखो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 कैपिटल R या n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 कैपिटल R स्थापित करना है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका जो है कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है ये? कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है। ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे S, ये कहेंगे इसको कहेंगे P, और ये क्या है? S डैश। SP S डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है और ये जो गोलीय अवतल पृष्ठ है आपका एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जो मतलब जिस माध्यम में भी रखा जाएगा उस माध्यम को दो अलग अलग माध्यमों में बांट देगा आपका, है ना। तो ये जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा N1 और ये माध्यम हो जाएगा आपका N2। N2 जो माध्यम है ये आपका सघन है। क्या है? सघन है। और N1 जो है आपका क्या है? विरल माध्यम है। विरल आप समझते हैं सब, वायु होता है। और सघन क्या है? कांच। तो थ्योरी में हम कुछ नहीं करना, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वैसे वैसे हमें थ्योरी बनानी होती है। सपोज दैट एक SP S डैश एक क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ है और इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु कैपिटल O रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कोई वस्तु कैपिटल O रखी हुई है। जब इस वस्तु से आपका क्या चलेगा? कोई प्रकाश चलेगा, है ना, प्रकाश किरण चलेगी। अर्थात इधर क्या है? सूर्य हो सकता है या कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर गिरेगा तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण आपकी चलेगी। ठीक है। एक गोलीय अवतल पृष्ठ SP S डैश की मुख्य अक्ष पर क्या रखी है? एक वस्तु रखी है और जब सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश किरण इस वस्तु से चलती है तो निश्चित ही इस गोलीय अवतल पृष्ठ से क्या होगी? टकराएगी। और टकराएगी तो क्या होगा? बताओ। यहाँ परावर्तन की भी घटना होगी, अपवर्तन की भी घटना होगी। लेकिन ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, आप देख रहे होंगे यहाँ कोई भी पोलिस वोलिस नहीं है, है ना, कोई भी पोलिस नहीं है। जो पोलिस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अधिकांश प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि क्या होगा? अपवर्तन तो होना है ना। हम क्या करेंगे? एक रचना करेंगे फॉर्मेलिटी। एक यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका नॉर्मल है और ये जो मुख्य अक्ष पर आप कई नॉर्मल यहाँ इंसिडेंस गिरेगा तो इसको कहेंगे हम C। क्या कहेंगे? C। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको पता है ये माध्यम क्या है? विरल है और ये क्या है? सघन है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो N2 है आपका वो ग्रेटर देन N1। N2 का जो N2 माध्यम है जो सघन है वो N1 से क्या होता है? यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है। तो प्रकाश यहाँ विरल से किस में जा रहा है? सघन में जा रहा है। मतलब वायु से कांच में जा रहा है। तो आपको पता है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर होता है ना। तो ये बताओ मुझे, इसको ऐसे जाना चाहिए था तो प्रकाश किरण क्या होगी? थोड़ी सी अभिलंब की ओर ये बैंड हो जाएगी यहाँ, है ना। और यहाँ पर फिर कोई ना कोई एक कोण आपका बनेगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? क्योंकि प्रकाश किरण विरल से किस में जा रही है? सघन में जा रही है। नॉर्मल क्या है आपका? ये। तो कांच में क्या होती है? झुकती है प्रकाश किरण। तो किसके साथ मेजर करते हैं? बताओ। अभिलंब के साथ। तो अभिलंब यही तो है। तो इसको ऐसे जाना था तो थोड़ा सा हम इसको बेंड कर देंगे नॉर्मल की ओर। तो यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा वो? R। ये कोण बनेगा आपका R कोण बनेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ प्रकाश इसी डायरेक्शन में कुछ प्रकाश आपका जो है पीछे आ जाएगा, चलेगा, है ना। मतलब कुछ का परावर्तन भी होगा। तो अधिकांश का तो क्या हो गया? वर्तन हो गया। कुछ प्रकाश परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में आपका पीछे आएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो मिलेगा जाकर वो मिलेगा पॉइंट I पर। इस पर
आई पर। तो हम कह सकते हैं कि इस SPS डैश गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होने के पश्चात इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, आभासी। तो वो आभासी प्रतिबिंब आपका जो है I पर बन रहा है, या ये कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब है वो बिंदु I पर बनता है, या I आभासी प्रतिबिंब है किसका, वस्तु O का। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात ये है कि एक हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मतलब कोई भी अभिलंब, ये हमने इस मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाल दिया। इस पॉइंट को हम कह लेंगे ए, क्या कहेंगे, कैपिटल ए, और इस पॉइंट को कह लीजिए एम कह लीजिए, है ना। तो इस अभिलंब की कोई ना कोई ऊंचाई तो होगी, तो सपोज दैट इसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h, कितनी है, स्मॉल h, ठीक है। अब दूसरी बात ये है सोचने की बात यहाँ पर कि जब ये प्रकाश किरण वस्तु से चली थी तो यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद तो यह अपवर्तन कोण R आपका बना, लेकिन आपतन कोण कौन सा होगा इसमें, आपतन कोण कौन सा होगा? देखो ये प्रकाश किरण यहाँ इंसिडेंस हुई, तो ये बताओ अभी नॉर्मल कौन सा है, ये है नॉर्मल, ये तो जो I कोण होगा आपका ये होगा नहीं होगा, तो ये जो टोटल कोण है, टोटल कोण आपका क्या होगा, स्मॉल I होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। सही है बात इतनी। दूसरी बात ये है कि अगर ये अपवर्तन कोण है R, तो ये बताओ मुझे कि ये अपवर्तन कोण R है, तो भैया ये नॉर्मल के साथ है, यहाँ से यहाँ तक नापने इसको, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए, क्या ये अपवर्तन कोण होना चाहिए, स्मॉल r होना चाहिए या नहीं, बताओ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश किरण थोड़ी सी अपवर्तित होने के बाद ये अभिलंब की ओर झुकी और फिर दो पीछे की ओर बढ़ाया हमने इसको, तो ये देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक कोण r, तो ये नॉर्मल, ये किरण अपवर्तित किरण और ये इसकी पीछे की डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये कोण इस r के बराबर होना चाहिए, तो ये r कोण है तो ये भी r होगा, और टोटल कोण स्मॉल I होगा, टोटल कोण स्मॉल I होगा। सही है, तो थ्योरी तो आप नोट से कर लेंगे, इसमें पीडीएफ में है, तो समझेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें भी कौन कौन सी डिस्टेंस कैसे होगी। देखो ध्रुव से ऑल डिस्टेंस आर मेजरमेंट बाय पोल पी, है ना, सब दूरी जो होंगी क्या होंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। ये जो ध्रुव से दूरी होगी वस्तु तक की कितनी होगी, माइनस यू होगी, कितनी होगी, माइनस यू होगी, माइनस यू होगी। अच्छा ये बताओ प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होगी, माइनस v, तो ये वाली दूरी कितनी होगी जी, माइनस v होगी, ठीक। और ये बताओ P से C तक की दूरी कितनी होगी, माइनस r होगी या नहीं होगी। वस्तु की स्थिति U, प्रतिबिंब की स्थिति माइनस v, और ये P से C तक की हुआ करता तो क्या होगी, माइनस r होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो वस्तु है इस मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाएगी, क्या बनाएगी, अल्फा कोण। ये जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण, और यहाँ पर ये बनेगा गामा कोण, क्या बनेगा, गामा कोण। ये जो गामा कोण होता है जो सी के साथ हुआ करता है, केंद्र के साथ बन रहा है, ये बहिष कोण होता है, तो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में बहिष कोण, जो न्यून कोणों का योग भी होता है तो बड़ा होता है ना, समकोण से जो बड़ा होता है, तो ये बहिष कोण है, क्या है, बहिष कोण। तो यहाँ पर क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बन रहे हैं, और ये जो हमने लंब डाला था ये कितना है, h ऊंचाई का है आपका है। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है डेरिवेशन प्रूव करना है कि जब अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के कारण जो सूत्र यहाँ पर हमने अभी दिखाया था आपको, n/v - 1/u = n-1 कैपिटल R, या n2/v - n2/v - n1 स्मॉल u = n2 - n1 कैपिटल R। तो ये दोनों स्टेप आएंगे। पहला वाला जो स्टेप है पहले n2/v वाला सिद्ध होगा, उसके बाद n/v - 1/u = n-1
अपॉन आर वाला सिद्ध होगा, ठीक है ना। देखो ये आगे का समझ में आपको। तो उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ हमारा जो मेन पर्पस है, हमारा मेन उद्देश्य है वो है आपतन कोण आई को निकालना और अपवर्तन कोण आर को निकालना। हमें आई और आर के मान निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? क्योंकि हमें अभी इसमें स्नेल लॉ को लगाना पड़ेगा। किसे? स्नेल। तो स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है तो आई है, आर है, तो आई आर के मान आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक। दूसरा हम स्नेल के नियम में ये भी जानते हैं कि n2 अपॉन n1 इक्वल टू हम इसे साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर, लिख सकते या 1n2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से लिखने के बाद हमें आई आर के मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आई आर के मान निकालने हैं। और उसके बाद एक थ्योरी लिखनी है कि यदि वीडियो सही चल रही है, देखूंगा बाद में हाँ कैसे डाला जाए, को तो डाल देंगे चैनल पर नहीं। चलो जो भैया यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। यदि यदि गोलीय अवतल पृष्ठ, यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक क्या है जी? द्वारक अत्यंत छोटा है। क्या है? अत्यंत छोटा है। तो ये बात याद रखनी है यहाँ पर, अगर ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये वाला SPS डैश क्या है? एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। अगर इसका द्वारक छोटा होगा तो साइन आई का मान लगभग बराबर होगा आई के, और जी साइन आर का मान लगभग बराबर होगा स्मॉल आर के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यू नो स्नेल का नियम n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तब साइन आई का मान लगभग स्मॉल आई के बराबर होता है और साइन आर का मान लगभग स्मॉल आर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या करेंगे हम, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज और आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये बोर्ड पे जो चित्र है इसको रफ करने वाले हैं या इधर करना है, पूरा है कई बार साफ करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है जैसे अल्फा बीटा गामा है, क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये बताओ मुझे, देखो दूरी आप P से नापो या दूरी यहाँ पर M से नापो, बात एक थी क्योंकि N बिंदु P के अत्यंत समीप है, अत्यंत पास में है, तो P से दूरी नाप लो या आप M से दूरी नाप लो, बात तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है जब आई आर के मान निकाल लेंगे ना, आई आर के मान निकाल लेंगे, इसमें भी 10 मिनट क्वेश्चन 40 की 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है जो आई आर के मान हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? आई आर के मान निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? इक्वेशन। देखो सबसे पहली बात साइन आई के बराबर आप क्या रखोगे? आई रखोगे। साइन आर के बराबर क्या रखोगे? आर रखोगे। तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 इक्वल टू कितना? आई अपॉन आर। इसको कहो समीकरण 1। क्या कहो? समीकरण 1। इस समीकरण 1 में आपको आई आर के मान रखने हैं और आई आर के मान मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आई आर के मान निकालने के लिए कैसे मान निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे इसको, मैं इसको लिख देता हूँ, या आई अपॉन आर इक्वल टू कितना? बताओ कितना जी? n1 अपॉन n2 नहीं जी, n2 बटे n1, n2 बटे n1, सही है। आई आर के मान निकालने के लिए इसको हमने इक्वेशन अब यहाँ कहना 1। देखो आई आर के मान निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे? आई आर के मान निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे, इसमें O कौन सा? O A और C। आई कोण कहाँ बन रहा है? पूरा बन रहा है ना, तो वो पूरा ही लेंगे, O A C, आई कोण पूरा आ जाएगा। दूसरा अगर हमें आर लेना है तो I A C, सही बात, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ओ ए सी सी में तो त्रिभुज ओ ए सी में है ना, ओ ए सी में, तो देखिए ओ ए सी में क्या है, ये टोटल कोण कितना आपका आई है, कितना है आई। तो यहाँ पर लॉजिक याद रखना आपको, ये जो अल्फा कोण है, ये जो अल्फा प्लस आई, टोटल कोण कितना है आई, और ये कोण कितना बना है उसके साथ अल्फा, तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू वही कोण क्या है गामा, कितना है जी गामा, तो ये गामा की इक्वल त्रिभुज किसमें ओ ए सी में, और आई अगर आपको निकालना है तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो आई का मान कितना आ गया आपका गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा है, गामा माइनस अल्फा। ठीक इसी प्रकार अगर आप क्या निकालेंगे आर निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे आई ए सी में, ठीक, और यहाँ पर ये बीटा है और इसके सामने कोण कितना है आर है, तो बीटा प्लस आर इक्वल टू कितना गामा ही, वही इसको नहीं चलेगा, और आर इक्वल टू आपका गामा माइनस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, और आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। तो इस तरह से आपने क्या है आई और आर के मान निकाल लिए, ठीक है, और आई आर के मान निकालने के बाद आप क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, याद रहेंगे कि आप कर दें। उसके बाद आप जो है आई आर के मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, दो मान का होता है, तो यहाँ लिखेंगे आई व आर के मान समीकरण 1 में रखने का। देखो जी मान रखेंगे आई का कितना है, आई का बताओ कितना, गामा माइनस अल्फा, और आर का कितना है गामा माइनस बीटा, और इक्वल टू गलती करके चेक कर लेना चाहिए था। देखो उसके बाद n2 अपॉन n1, डाल दो उसमें सही लगेगा, तो n2 अपॉन n1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, इस तरीके से आपने जो है मान रखे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए n1 से कर लेंगे तो ये होगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 भी करेंगे तो n2 गामा और माइनस n2 बीटा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। इस तरह से हमने कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये जो गामा गामा वाले स्टेप हैं इनको एक साथ लिखना है, और जो ये अल्फा बीटा वाले बचेंगे इनको एक साथ लिखना है। कैसे करेंगे बताओ, देखिए ये जो n2 बीटा है माइनस का है, इसको इधर ले आइए आप, प्लस का हो जाएगा, और जो n1 गामा है आप इसको राइट हैंड में ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे जब ये n2 बीटा इधर आएगा तो हम ये प्लस का होगा, तो n2 बीटा और ये माइनस n1 अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिख लो, चिन्ह सही लिखना है हमें। और ये आपका है n2 गामा और ये माइनस n1 गामा, क्लियर बात कितनी। उसके बाद क्या करेंगे, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू, यहां से कॉमन लेंगे गामा, आप क्या लेंगे गामा कॉमन ले लेंगे, और
n2 माइनस n1। हमने गामा गामा वाले पद एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना, आई आर के मान रखने हैं समीकरण एक में, जो स्नेल के नियम से हमने बनाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद गामा गामा वाले पद एक साथ लिखने हैं, और एक साथ लिखने के बाद ये कॉमन आ जाएगा, और इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। क्या कहेंगे? इक्वेशन सेकंड। इतना आपको काम करना। पहली इक्वेशन स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग बनेगी, दूसरी जो है आपकी ये मान रखने के बाद बन जाएगी। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें अल्फा, बीटा और गामा के मान रखने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हम मान रखेंगे। ये साइड दिखाई दे रही है? चलो, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पता है tan थीटा इक्वल टू, we know that tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। उसके बाद एक लाइन लिखेंगे हम, यदि गोलीय अवतल पृष्ठ का, गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है। क्या है भैया? अत्यंत छोटा है, तो tan थीटा का मान लगभग बराबर होगा थीटा के। tan थीटा का मान लगभग बराबर होगा थीटा के। और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो थीटा इक्वल टू भी लंब बटे आधार होगा। होगा नहीं होगा? इसलिए हम अगर यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा के मान निकालेंगे, तो क्या हम, अगर मैं कहूँ आपसे कि tan अल्फा का मान कितना होना चाहिए? लंब बटे आधार। लिखोगे ना? tan बीटा लंब बटे आधार, tan गामा लंब बटे आधार होना चाहिए नहीं? तो ऐसे ही ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि tan का इसमें यूज नहीं है। tan थीटा को हमें थीटा के ऊपर कहना पड़ेगा, क्योंकि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है। इसलिए tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर इक्वल टू लंब बटे आधार। इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फा इक्वल टू, और यहाँ पर हम जो है कोण भी लिख सकते हैं। अभी मैं बोर्ड पे चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, अगर आपको अल्फा निकालना तो आप कैसे करेंगे? ओ ए एन त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ओ ए एन। इसमें लंब क्या है? एच। और ओ से एन तक की दूरी क्या लेंगे आप? आधार है ना, लंब बटे आधार, तो क्या लेंगे? यू ही लेंगे। क्या लेंगे? यू। क्योंकि वैसे पी से लेके ओ तक की है, लेकिन हम एम बिंदु पी के पास में है, तो हम क्या लेंगे? यू लेंगे। लेंगे ना यू? तो h अपॉन यू अल्फा निकल जाएगा, h अपॉन माइनस बी बीटा निकल जाएगा, h अपॉन गामा क्या निकल जाएगा? h अपॉन माइनस आर गामा निकल जाएगा। तो ऐसे अल्फा, बीटा, गामा के मान हमारे निकल जाएंगे, और फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्वेश्चन हमारा ठीक है ना? तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, और ये मानकर चलिए जो पहला ये क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, और इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन 100% बोर्ड में आना है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, लगातार 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना है, पक्की बात। और इस वाले क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो अगर आप देखेंगे ना बुक में भी कई बार, 10 बार ये आया हुआ मिलेगा। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा के मान निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो हम लेंगे यहाँ कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ए, है ना? ओ ए एम, ओ वस्तु एक पॉइंट ऊपर एम, है ना? ओ एम में लिखना चाहें तो समकोण त्रिभुज भी लिख देंगे। यहाँ समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण त्रिभुज आपका ओ ए एम में क्या हो जाएगा जी? अल्फा इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू। ठीक, सो दैट समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे आप? बीटा निकालना आपको। आई जी, आई ए एम, पृथ्वी में आई पर बनना ना, ऊपर ए पॉइंट है, नीचे एम है, तो आई ए एम लेंगे। तो आई ए एम में क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू सीधा आप लिखेंगे एच अपॉन माइनस बी, प्रतिबिंब तक की दूरी जो स्थिति है वो दूरी। इसी प्रकार आप गामा लिखेंगे ना, और लिख देंगे यहाँ समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या सी ए एम में, है ना, सी ए एम में। तो आपका क्या आएगा, गामा इक्वल टू एच अपॉन माइनस आर। सिंपल है। अल्फा बीटा के मान निकाला। अल्फा बीटा के मान निकालने के बाद इनको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कोमा बीटा और कोमा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखे हैं तो n2 बीटा है, बीटा का मान कितना h अपॉन, तो ब्रैकेट में लिखना h अपॉन माइनस b, दूसरा माइनस n1 है और अल्फा का मान कितना है h अपॉन माइनस, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना h अपॉन माइनस u। अभी हम अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखें। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई घर पर, है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। इक्वल टू गामा, इक्वल टू गामा, और सॉरी गामा का तो मान रखना, गामा का कितना मान है h अपॉन माइनस r, h अपॉन माइनस r और n2 माइनस n1, ठीक है। इतना मान रखने के बाद अभी आप थोड़ी कैलकुलेशन देखेंगे, 2-3 मिनट का क्वेश्चन है और ना यहाँ से ये आपका n2 h अपॉन माइनस v है, ठीक, और यहाँ ये माइनस का भी चिन्ह आ रहा है। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर दोनों साइड से माइनस का h, देखो माइनस चिन्ह आप यहाँ लगाओ या ये माइनस यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। आप यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो एक, तो दोनों साइड से, और एक h को बाहर निकालो। तो मतलब हम इसे अगर ऐसे लिख दें माइनस h और माइनस h और ब्रैकेट में लिख दें n अपॉन v, कोई दिक्कत है क्या? n2 अपॉन v, h हमने साथ में लिख दिया है, माइनस का h है ना, माइनस का h और n2 अपॉन v हमने इसे लिख दिया। अब दूसरा क्या है, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक, अभी चिन्ह आएगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन बाहर क्या है आपका साइन माइनस लगा हुआ है, तो ये फिर माइनस माइनस प्लस है, फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, बाहर आपने माइनस किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कितना आएगा जी, n1 अपॉन u आ जाएगा नहीं, n2 आ गया पहले, n2 अपॉन v, हाँ ये n2 है ना, ये क्या आएगा जी, n2 अपॉन v, क्योंकि n2 अपॉन v बचेगा ना यहाँ, तो n2 अपॉन v h आपने बाहर ले लिया, माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू माइनस h, और इसको आप लिख लीजिए कुछ इस प्रकार n2 माइनस n1 और अपॉन में कैपिटल R, लिख सकते हो क्या, ये R को इसके अपॉन में लिख दिया माइनस h, तो यहाँ पर माइनस h से माइनस h कैंसिल, चिन्ह सहित कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u और इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन कैपिटल R। जो हमने दूसरा वाला स्टेप आपको लिखवाया था कि n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 या n माइनस 1 अपॉन r या n2 अपॉन n1, और ये जो आपका सेकंड वाला स्टेप है, ठीक है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन कैपिटल R, सिद्ध हो गया ना दूसरा वाला स्टेप। बस इसमें क्या करना है, अब जो अंश है ना, अंश 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 ऊपर हमें n1 से भाग देनी है, अंश में, किसमें भैया, अंश में n1 से भाग देने पर, n1 से भाग देने पर, देखो n2 अपॉन n1 अपॉन में भी है ही आपका, हमने क्या करा, ये जो अंश है इसमें n1 से भाग दे रहे हैं पूरी समीकरण में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और अपॉन में कितना है, u है, इक्वल टू देखो n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n1 और अपॉन r। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में n1 से जो अंश है उसमें डिवाइड कर दिया। अब n2 अपॉन n1 स्नेल के नियम में आप जानते हैं, देखो
n इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू n2 बटे n1 होता है नहीं होता। शुरू में बता दिया इसने में n बराबर 1 n2 बराबर n2 बटे n1। तो क्या हम n2 अपॉन n1 जहां आएगा वहां पर n रख सकते हैं उसकी जगह पे? रख सकते हैं नहीं। तो हम n2 अपॉन n1 के प्लेस पे तो रखेंगे n और अपॉन में क्या है v। क्लियर बात। दूसरा n1 से n1 वन टाइम कैंसिल तो ये आ जाएगा 1 अपॉन u। n2 अपॉन n1 है फिर यहाँ n और यहाँ n1 से n1 वन टाइम कैंसिल तो 1 और अपॉन में हेंस ट्रू। ठीक है तो दोनों स्टेप प्रूव हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर समझ में आता है तो वरना कोई बात नहीं। ठीक है तो आप उसको वो कहाँ से करेंगे? पीडीएफ से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बात करो, एडिटिंग में हटाई दूंगा।